इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो इकॉनमी चल रही है दुनिया की और उससे हमारे देश का क्या लेना देना है। क्या ये जो दुनिया 20th सेंचुरी में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बनाई थी, क्या 21st सेंचुरी में उसे डेवलप्ड कंट्रीज ही डिस्ट्रॉय करने वाली है। हमको चीज़ें ये समझनी है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद से जब से ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस शुरू की है, अभी 2025 में अगर हम बैठे हैं तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर थ्री के हमेशा बादल मंडराते रहते हैं। हमको चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन प्रोग्रेस जो 20th सेंचुरी में हुई है, क्या 21st सेंचुरी में कुछ ऐसे स्टेप्स कंट्रीज़ लें जिससे कि ये प्रोग्रेस पूरी डीरेल हो जाए। इसका क्या मतलब है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कॉन्सेप्ट और वो लिंकेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं लिंक्ड रहता है हमेशा पॉलिटी से, हमेशा कंट्रीज़ के इंटरेस्ट से और हमेशा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स से। तो इस वीडियो में हम तीनों को इंटीग्रेट करते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि जो अभी करंट में देश में माहौल चल रहा है विथ फॉरेन पॉलिसी, विथ आर इंटरेस्ट, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग, इस वीडियो में हम कुछ लिंक बना के इसको समझना चाहेंगे। 21st सेंचुरी में तीन मेजर इवेंट हुए। पहला इवेंट था पैंडेमिक, हमने देखा 2020 का कोविड। दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की। और तीसरा था डाउनफॉल ऑफ सुपर पावर। अगर आप इसका पैटर्न नोटिस करेंगे तो हमने 20th सेंचुरी में भी ये तीनों चीज़ें देखी थी। स्पेनिश फ्लू के नाम पे, ग्रेट डिप्रेशन के नाम पे, और डाउनफॉल ऑफ ग्लोबल सुपर पावर एट दैट टाइम वाज यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अब ये पैटर्न हमको क्या बताता है, इससे हमारी क्या लर्निंग है और हम किस तरह से फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्ल्ड वॉर वन के पहले जो इकोनॉमीज थी वो ट्रेड करती थी गोल्ड स्टैंडर्ड पे, मतलब गोल्ड में ही ट्रेड होता था और गोल्ड बैक्ड करेंसीज पे होता था। पर वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई 1914 में। अब 1914 से 1919 के बाद जो भी वर्ल्ड वॉर हुई, जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ, उसका सारा ब्लेम जर्मनी पे थोप दिया। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने कहा कि हम लोग इस वॉर का जो भी भरपाई है वो हम सब जर्मनी से वसूलेंगे। अब जर्मनी इकोनॉमिकली उतना सुपर पावर नहीं था, चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज ड्रेन हो गए थे। तो किसी एक को पॉइंट करके ब्लेम करने से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। जो इंटर वॉर पीरियड था, मतलब 1919 से लेके और 1918 से लेके आप मान सकते हैं 1939 तक, ये जो इंटर वॉर पीरियड था इसने ग्रेट डिप्रेशन देखा, इसने हिटलर का राइज देखा, और इसी पीरियड में जो प्रेशर बना वो वर्ल्ड वॉर टू के नाम पे ब्लास्ट हुआ। पर जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो रही थी, 1944 की बात है, वर्ल्ड लीडर समझ गए थे कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। पूरा यूरोप ऑलमोस्ट खत्म की हालत में था। यहाँ से अमेरिका के पास एक अपॉर्चुनिटी थी। अमेरिका के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वॉर में वो डायरेक्टली अपनी टेरिटरी को लेके इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि बैटलफील्ड तो यूरोप था। तो अमेरिका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ की मदद की। वो मदद इसीलिए की क्योंकि अमेरिका को अपना सामान बेचना था, जो भी वो प्रोड्यूस करते थे उसकी इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था। तो उन्होंने मार्शल प्लान बनाया और वो यूरोपियन कंट्रीज़ को दिया। वो यूरोपियन कंट्रीज़ से अमेरिका के रिलेशन अच्छे हुए और अमेरिका एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा था। आपको याद होगा इसी वजह से 1947 में जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो इनिशियली 1948 में आज़ाद करने वाली थी। उसके कई और कारण भी थे, पर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये रीज़न था कि ब्रिटेन के फाइनेंसेस काफ़ी तेज़ी से ड्रेन हो रहे थे। ये हमने ग्लोबल सुपर पावर का डाउनफॉल देखा। अब बात आती है 1944 की, मतलब वॉर ख़त्म हुई नहीं थी। वॉर ख़त्म होते होते वर्ल्ड लीडर्स मिले और वर्ल्ड लीडर्स ने पूरी कोशिश की कि हम इसका पीसफुल पोस्ट वॉर वर्ल्ड कैसे बनाएं। 1944 में ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी अटेंड करते हैं, लीडर्स अटेंड करते हैं, जिसमें से प्रोमिनेंट नेम जॉन मेनार्ड कीन्स, हैरी डेक्स्टर, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे। कीन्स ने बताया कि किस तरह आप पोस्ट वॉर इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हो। वो पोस्ट वॉर इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो न्यू हैम्पशायर यूएसए में हुई थी, उसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज किए गए। पहला था IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वॉर में जितना नुकसान हुआ है उसको रीडेवलपमेंट करने में ये मदद करेगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि करेंसी क्राइसिस है जिन कंट्रीज़ की उनको मैनेज करेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग देके।
और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बना नहीं क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड और लेस टैरिफ के ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बना था, पर वो बन नहीं पाया, वो मतलब लाइव नहीं हो पाया, वो वर्किंग में नहीं आ पाया। उसकी वजह उन्होंने एक अग्रीमेंट कर लिया, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सबसे पहली चीज़ें यहाँ समझने की कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो बने, इनका डोमिनेंस हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास ही रहता है। कहीं ना कहीं इनकी पूरी कोशिश रहती है कि अमेरिका वर्ल्ड बैंक पे कंट्रोल करे और यूरोपियन यूनियन IMF को कंट्रोल करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यही रहता है। इसके बाद एक ज़रूरत थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो कंट्रीज़ को बीच में ट्रेड करने की, पर जो प्रोटेक्शनिस्ट मेंटालिटी थी वो जा नहीं रही थी। इसकी वजह से गैट ने उसको सुधार करने की कोशिश की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, बट वो फेल रहा। फिर बात आ जाती है 1970s की। अब यहाँ से हम 1945 से 1970s तक एक और छोटी सी स्टोरी समझते हैं। एक्सचेंज रेट की बात करूँ तो एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर सारी कंट्रीज वर्क कर रही थी, पर अगर सब कंट्रीज अपने अपने हिसाब से वर्क करेंगी तो वर्ल्ड ट्रेड में मुश्किल आएगी, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। जैसे आज की तारीख में अमेरिका का डॉलर एक वर्ल्ड करेंसी है जिसमें ट्रेड होता है, और अमेरिका की पूरी कोशिश रहती है कि हम वो डॉलर की हेजेमनी को बचाएं। मतलब अमेरिका जहाँ भी इन्वॉल्व है वो एक ही वजह से इन्वॉल्व है, वो है डॉलर को बचाना। अगर ट्रेड डॉलर में नहीं होगा तो अमेरिका की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे इरोड हो जाएगी। अब यहाँ से बात शुरू होती है। सबसे पहले आप समझिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से लेके जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड से US डॉलर को पैक करना और US डॉलर से बाकी करेंसी को पैक करना, इसका मतलब US डॉलर की इंपॉर्टेंस। अब बाकी किसी कंट्री के पास उतनी पावर थी नहीं, जब उनके पास उतनी पावर नहीं थी तो अमेरिका के पास एक ग्लोबल डोमिनेंस आ गया। और 1970s में जब अमेरिका कई वॉर लड़ रहा था, वियतनाम की, ये इधर उधर की, उसके फाइनेंसेस काफ़ी ड्रेन हुए, वो डेट में जाता गया, और उस चक्कर में उन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, सो दैट दे कैन प्रिंट मोर मनी। उनकी इकोनॉमी को ऑयल की ज़रूरत थी। अब वहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि जब भी अमेरिका ने ये सारी चीज़ें देखी, धीरे धीरे ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ती गई, क्योंकि पहले गोल्ड से लिंक्ड था, और ब्रेटन वुड्स से लेके आपकी जो ऑयल क्राइसिस थी जिसमें निक्सन ने अनाउंस किया था कि अब ये लिंक्ड नहीं है, इट मीन्स डॉलर नॉट लिंक्ड विद गोल्ड। तो जब ब्रेटन वुड्स कोलैप्स हुआ ये सिस्टम, तब से हमने देखा कि अमेरिका का डोमिनेंस और बढ़ता गया। अब यहाँ से हम सिचुएशन को समझते हैं। 1994 माराकेश अग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में सामने आया, सारी कंट्रीज थी, उसमें काफ़ी सपोर्ट था। अब 3 ऑर्गेनाइजेशन थे। वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप के तौर पे था जिसकी शुरुआत IBRD से हुई थी, फिर IMF और WTO। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग एजेंडा था, अलग मोटिव था। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में WTO, जो कि सबसे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, आज उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को लेके खतरा है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, और बाकी सारी कंट्रीज वो ट्रेड ब्लॉक्स बनाने में इंटरेस्टेड है, मल्टीलैटरल ट्रेड की कोई बात नहीं कर रहा, और कहीं भी टैरिफ एंड सारी चीज़ों की बात खुलेआम हो रही है, पर WTO बिल्कुल चुप है। ये वीडियो के तौर पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रेस हमने 20th सेंचुरी में की थी, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि वो डेवलप्ड कंट्री के द्वारा बैक की हुई थी, पर यहाँ पर बात हमको ये समझनी है कि क्या हम बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं? क्या हम वही प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फिर से अपना रहे हैं जो मर्केंटलिस्ट के टाइम थी, जहाँ पे वो सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोट करना चाहते थे और इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, जहाँ पर वो 2-3 कंट्री आपस में ट्रेड करती थी और वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड नहीं होता था, जिससे ग्लोबल आउटपुट और ग्लोबल GDP को भी खतरा है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितने भी इलेक्शन अभी हो रहे हैं वहाँ प्रोटेक्शनिस्ट की बात होती है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके बाद भी काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। जो भी मेन गवर्नेंस है वो डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, पर 21st सेंचुरी में डेवलपिंग कंट्रीज आर डूइंग ब्रिलियंटली। अभी हाल ही में आपने जो कमेंट देखा होगा ब्रिक्स को लेके प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया था, उस वजह से मैं इस पूरी स्टोरी लाइन लिंक किया, आपको समझाने की कोशिश की। हमेशा याद रखना कि जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में देखते हैं 4 दुकान पहले से, 5वीं दुकान नहीं खुलेगी, बाकी 4 लोगों को तकलीफ होगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड के सेलर बने रहें। अगर उनके साथ साथ हमारे जैसी कंट्री आगे बढ़ना चाहती है तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम
को दबा के रखने की कोशिश करें। यहाँ पर इंडिया को ये समझना होगा कि हमारे लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है और हम उनके कस्टमर हैं। और अगर हम उनके साथ लाइन में खड़े होकर प्रोड्यूसर बन जाते हैं तो उन्हें तकलीफ होती है। यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे किसी ऑब्जेक्टिव को लेके, आज वो अपना रोल फुलफिल नहीं कर रहा है। आज खुलेआम टैरिफ की बात होती है पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे इंडिया की इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया हमेशा WTO के फोरम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ग्लोबल साउथ या फिर थर्ड वर्ल्ड, जो भी आप टर्म यूज़ करो, उन सब का एक लीडर है जो कि हमेशा WTO के प्लेटफॉर्म पे साथ मिला है बाकी कंट्रीज से। तो कहीं ना कहीं अब ये जंग है जो कि हमारे देश को अकेले लड़नी है। लोग कहते हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। ये फेलियर नहीं है। इजराइल ईरान की वॉर में हमने देखा जब किसी कंट्री को अलाउ नहीं किया ना, हमारे सिटीज़न ईरान से वापस इंडिया है, एयर स्पेस में सिर्फ हमारे ही फ्लाइट थी जिसमें हमने दूसरी कंट्रीज़ की भी हेल्प की। तो कहीं ना कहीं हो सकता हमारी चीज़ें स्लो हों पर हमारी चीज़ें फंडामेंटल हैं। हम हमेशा डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं। इसी सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम अभी प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं इंडिया और UK की इकोनॉमिक पॉलिसी, उनका लिंकेज, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको ये लिंक समझ में आया होगा और यहाँ से आप समझ पाओगे कैसे इकोनॉमिक्स विथ जियोपॉलिटिक्स वर्क करता है।